हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं अंकित, मेरे साथ आज आप PSIR क्रैश कोर्स का सेक्शन 2B स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेक्शन 2B में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम चीज़ देखेंगे। ओके फाइन। सो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो सेक्शन है इन पेपर 2B, उससे लास्ट 3 ईयर में 14% क्वेश्चन पूछे गए। और अगर लास्ट 10 ईयर्स का देखें तो आप डाटा देख सकते हैं 14%। इंडिया की इंडिया एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इस वाले सेक्शन से पहले भी 4% क्वेश्चन पूछे जाते थे और अब भी 4% क्वेश्चन पूछे गए लास्ट 3 ईयर्स में। इंडिया एंड साउथ एशिया का जो वेटेज है वो बढ़ा है। पिछले 3 साल में हम देखें तो 24% क्वेश्चन। 24% क्वेश्चन का मतलब होता है लगभग 1/4 क्वेश्चन जो हैं वो साउथ एशिया और इंडिया के जो रिलेशन है उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो इनके ऊपर फोकस करेंगे। और अगर देखो वर्स्ट केस में भी 20% तो पूछा ही गया है, तो 1/5 क्वेश्चन। इंडिया एंड ग्लोबल साउथ से 13% क्वेश्चन, एंड इंडिया एंड ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर से 18%। इंडिया एंड द UN, इससे 7% क्वेश्चन पूछे गए पिछले 3-4 साल में। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन स्टेगनेंट है, तो क्वेश्चन भी जितने हैं वो स्टेगनेंट है, मतलब 8% ही पूछे गए हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स का पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, 12% क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब देखते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है। और फॉरेन पॉलिसी इंडिया की क्या है वो पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। तो अपना एम जैसे रहता है कि आपको इंट्रोडक्शंस के साथ बताऊं मैं एग्जैक्टली कि क्या इंट्रोड्यूस, किस वे में किस क्वेश्चन को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो यू कैन इंट्रोड्यूस बाय राइटिंग दैट फॉरेन पॉलिसी इज सेट ऑफ स्ट्रेटजीज, प्रिंसिपल्स एंड डिसीजंस एडोप्टेड बाय नेशन टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इन इंटरनेशनल एरिना। एक इंटरनेशनल एरिना में अपने नेशनल इंटरेस्ट को और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी स्ट्रेटजी, जो भी प्रिंसिपल, जो भी डिसीजंस हम अडॉप्ट करेंगे वो फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन में आएंगे। वो उन्हें हम फॉरेन पॉलिसी कहेंगे कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन है तो दिस इज सफिशिएंट, बट इन केस क्वेश्चन 15 या 20 मार्क्स का है तो यू कैन राइट दिस इन नेक्स्ट पैराग्राफ दैट इट इज़ द फ्रेमवर्क थ्रू विच ए कंट्री मैनेजेस इट्स रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसिंग इश्यूज सच एज सिक्योरिटी, ट्रेड, डेवलपमेंट एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ये श्याम सरन है, श्याम सरन जी कहते हैं। इन्होंने पहले तो बुक लिखी थी, बुक का नाम था हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। ही स्टेटेड दैट फॉरेन पॉलिसी क्या है। फॉरेन पॉलिसी गाइड से स्टेट्स रिलेशन विद अदर स्टेट्स। देखो ये कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी गाइड करती है एक स्टेट के रिलेशन 3 अलग अलग चीज़ों के साथ या 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फर्स्ट इज़ दूसरी कंट्री के रिलेशन, दूसरी कंट्रीज़ के साथ या दूसरे स्टेट्स के साथ। दूसरा रिलेशंस विद रीजनल एंड मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस। और थर्ड ये बताते हैं कि फॉरेन पॉलिसी गाइड करती है हमारे रिलेशन नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ, नॉन स्टेट एक्टर्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इनके साथ जो कि बॉर्डर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो ही सेड दैट foreign policy guides a state's relationship with states, its relations with regional and multilateral organization, and is globalized or interconnected world में with non-state actors and civil society organizations that recognize no borders। हेंस मॉर्गन तो हैं, बट मैं इनको प्यार से बोलता हूँ पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। तो इनका नाम ही मैंने पेन निकाल रखा है, दैट इज़ पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। क्यों? क्योंकि इनसे जो भी कुछ भी पूछता है तो ये इसके इनके पास बस एक ही सवाल होता है, आई मीन एक ही जवाब होता है, पेन, यानी कि पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। वो कैसे मैं बताता हूँ। इनसे पूछते हैं आपने कौन सी बुक लिख के बताई है, तो ये कहेंगे पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। अगर इनसे पूछेंगे अच्छा चलो आप ये बताओ कि अच्छा ये बुक किस चीज़ के ऊपर है, ये कहेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। हम कहेंगे अच्छा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है, तो ये फिर से कहेंगे पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। तो ये हमेशा पॉलिटिक्स अमंग नेशंस बोलते रहते हैं, इसलिए मैंने इनका नाम पॉलिटिक्स अमंग नेशंस ही निकाल दिया है। तो बस ये आपको याद कराने के लिए बोल रहा था मैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इसका नाम हेंस मॉर्गन ही है। सो ही डिफाइंड फॉरेन पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर। इन्होंने बुक लिखी, सेमिनाल बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, जिसका ये माथे पर लिख कर घूमते हैं, एंड in which he argued that primary objective of foreign policy is the protection and enhancement of national interest, which he believed are rooted in power dynamics। तो अगर फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, तो उस केस में आप हेंस मॉर्गन को ज़रूर से कोट करेंगे, क्योंकि ही इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी।
तो कोई भी फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री की हो, उसके कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करना। सेकंड, ये डायनेमिक और एडेप्टिव होती है। डायनेमिक एंड एडेप्टिव मतलब जैसे जैसे ग्लोबल चेंजेस होते हैं, डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ होती हैं चेंजेस, और एमर्जिंग ग्लोबल चैलेंजेस जो ग्लोबल में हैं वो एमर्ज होते हैं, जैसे कि पेंडेमिक, टेररिज्म और क्लाइमेट चेंज। उसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसी भी चेंज होती रहती है। तो फॉरेन पॉलिसी का की फीचर ये है कि इट इज़ नॉट डायनेमिक। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया यूएस की सिविल न्यूक्लियर डील 2005 की। पहले इंडिया एक टैबू में रहता था, फॉरेन पॉलिसी टैबू था अपना एक, जिसमें कि हमें ये लगता था कि 1971 में अगर हमने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली, और अगर इन केस हम यूएसए के साथ जाएंगे, तो जो बेनिफिट्स हमें यूएसएसआर दे रहा है वो बेनिफिट हमें नहीं मिलेंगे। तो उससे हमने मूव अहेड किया। ये इसने दिखाया, इसी स्टेप ने दिखाया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी डायनेमिक है, और अब यूएसएसआर तो वैसे भी नहीं रहा था। तो हम जो न्यू ग्लोबल रियलिटीज़ हैं, न्यू ग्लोबल रियलिटीज़ जो भी हैं, न्यू ग्लोबल रियलिटीज़ के लिए हम एडेप्टिव हैं। तो ये एक स्पेशल फीचर होता है किसी भी फॉरेन पॉलिसी का, वो स्टेगनेंट नहीं रह सकती, इट कीप ऑन चेंजिंग। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैग्मेटिज्म। कोई भी फॉरेन पॉलिसी में प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स, और साथ ही प्रैग्मेटिज्म भी होता है। सिर्फ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड कोई भी फॉरेन पॉलिसी नहीं होती है। जैसे कि मैकियावेली भी इस चीज़ को सपोर्ट करते थे कि जो भी वो इन्होंने वैसे तो डोमेस्टिक कंटेक्स्ट में कहा था, बट ये उनकी ये चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो सकती है कि जैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मैकियावेली ने बताया है कि आप कोई भी अगर आपकी पॉलिसी रहेगी स्टेट की, वो पॉलिसी अगर वट ओट टू बी के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, एंड नॉट ऑन वट इज़, तो उस केस में स्टेट का डिक्लाइन होना तय है। तो सिमिलर वे में अगर कोई भी कंट्री फॉरेन पॉलिसी में प्रिंसिपल्स को डोमिनेट रहने देती है और प्रैग्मेटिज्म में नहीं जाती, प्रैग्मेटिज्म को इग्नोर करती है, तो उस केस में उसका डिक्लाइन होना संभावित है, इट इज़ फॉर श्योर। So while rooted in a nation's values and historical experiences, foreign policy often require pragmatic choices, balancing ideals with real politics। जैसे कि इंडिया का ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर स्टैंड अपने को देखने को मिलता है। जो भी स्टैंड रहता है वो प्रिंसिपल्स हैं। जैसे प्रिंसिपल्स क्या है अपने, कि नॉन वायलेंस होनी चाहिए। बट प्रैग्मेटिज्म क्या है कि यार इस कंट्री से कुछ अपने को फ़ायदा भी लेना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इसराइल है, इसराइल से अपने को टेक्नोलॉजिकली और साथ ही एग्रीकल्चर एडवांसमेंट, इस चीज़ के लिए अपने को सपोर्ट चाहिए। बट प्रिंसिपल अपना क्या है कि नॉन वायलेंस होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा जो भी स्टांस रहता है इसराइल पैलेस्तीन इशू के ऊपर, तो वो इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करता है। मतलब इन्हीं चीज़ों को कंसिडर करके हम कोई भी, मान लो वोटिंग करनी है यूएन में उनके अगेंस्ट या उनके सपोर्ट में, या फिर वोटिंग करनी ही नहीं, एब्सटेन करना है वोटिंग से, तो ये सारी चीज़ें, ये दो दो चीज़ें ही डिसाइड करती हैं। फिर है मल्टी डोमेन एंगेजमेंट। इट कवर्स डिप्लोमेसी, ट्रेड, सिक्योरिटी। यानी कि सिर्फ इसमें डिप्लोमेसी ही नहीं होती फॉरेन पॉलिसी में, ये मल्टी डोमेन एंगेजमेंट है। डिप्लोमेसी भी है, ट्रेड भी है, सिक्योरिटी भी है, टेक्नोलॉजी भी है, डेवलपमेंट असिस्टेंस भी है, और कल्चरल आउटरीच भी है। तो आप एक चीज़ देखना, नोटिस करो, अभी कोई भी अगर क्वेश्चन आता है बायलेटरल रिलेशंस के ऊपर, मान लो इंडिया रशिया का रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो आप एक बताओ, क्या हम डिप्लोमेटिक क्या स्टेप्स लिए हम वो नहीं लिखते हैं। हम ट्रेड कितना चल रहा है वो भी लिखते हैं। सिक्योरिटी के लिए कैसे रशिया इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजिकली कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह करता है और हमें हेल्प करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्डअप करने में, डेवलपमेंट असिस्टेंस में, और कल्चरल आउटरीच, पीपल टू पीपल कनेक्ट, ये सब चीज़ें। तो ये सब यही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है इस चीज़ को कि फॉरेन पॉलिसी का एक की फीचर है कि वो मल्टी डोमेन एंगेजमेंट होती है। सिर्फ और सिर्फ उसमें डिप्लोमेटिक स्टेप्स नहीं लेते कि हमने इतनी इतनी मीटिंग कर ली, हमने ये डिक्लेरेशन साइन कर दिया, वो कर दिया। नेक्स्ट इज इशू बेस्ड पार्टनरशिप्स होती हैं। इशू बेस्ड पार्टनरशिप मतलब जैसे कि इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड कंट्रीज ऑफन फॉर्म फ्लेक्सिबल इशू बेस्ड कोलिशन रेदर देन फिक्स्ड अलाइंसेस। फिक्स्ड अलाइंसेस को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि क्वाड है, ऑकस है, और कह सकते हैं बीमस्टेक है, सार्क है। तो ये इशू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब सार्क में, बीमस्टेक में, अच्छा BBIN है। अब ये BBIN वाले मेंबर सार्क बीमस्टेक के भी मेंबर्स रहेंगे, बट
हमने इशू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई BBIN कि भाई इनमें कोऑपरेट हम इस लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं बट हम तीनों अच्छे से कोऑपरेट कर सकते हैं, तो हमने कुछ नया कनेक्टिविटी के लिए इस लेवल पे कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, इस लेवल पे नहीं हो पा रही, तो चलो इस लेवल पे ही कर लेते हैं। तो इशू बेस्ड पार्टनरशिप हमारी रहती है। साथ ही इसका एग्जांपल एक ये भी है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस, साउथ ईस्ट एशिया में अपना ना तो इतना ज़्यादा कभी ट्रेड है, ठीक है, और ना ही कभी मतलब ठीक है कल्चरल रिलेशंस अपने रहे हैं, बट अपना वहाँ पर रिलेशंस डिफेंस कोऑपरेशन में हम अपने रिलेशन एनहांस कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि जैसे उन्हें ब्रह्मोस वगैरह देना और भी डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करना, वो हम उन्हें इसलिए दे रहे हैं ताकि वहाँ पर जो कि चाइना का एजर्टिवनेस है साउथ चाइना सी में, चाइना की जो डोमिनेशन है उसे लिमिट कर दिया जा सके। यानी कि चाइना को ये रहे कि भाई अब इन कंट्रीज़ के सपोर्ट में इन कंट्रीज़ के पास भी हथियार वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, और हम अगर ओवर एजर्ट करते हैं अपने आप को तो यहाँ पर कन्फ्रंटेशन हो सकती है। अब देख लेते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने आउटलाइन किया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करना। एग्जाम्पल के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर। तो आप कभी भी अगर पढ़ते हैं ना पेपर 1B के लिए और 2B के लिए, तो आप ट्राई करना कि उसमें मैक्सिमम एग्जाम्पल आप याद रख सकें और अपने आंसर में रिफ्लेक्ट कर सकें। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो लोग आंसर्स में एग्जाम्पल्स डालते हैं, जो टॉपर्स एग्जाम्पल्स डालते हैं, उनके थोड़ा बेटर स्कोर होता है, क्योंकि वो अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कर देता है, या जो भी चीज़ हमने लिखी है उसे सब्सटेंशिएट कर देता है, उसे वेरीफाई कर देता है अगर हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल नहीं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर। सेकंड ऑब्जेक्टिव है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, दैट वी हैव टू बैलेंस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एंड एक्सपेंडिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस, जैसे कि कोड और ISA में हमारी पार्टनरशिप। एडवांसिंग नेशनल इंटरेस्ट इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपने नेशनल इंटरेस्ट कैसे एडवांस करते हैं, जैसे कि रशियन और ईरानियन ऑयल हम लेते हैं, साथ ही इनके साथ अपना कोऑपरेट यहाँ का डेवलपमेंट ऑफ चाबार को पोर्ट एंड रशिया में हम रशिया के फार ईस्ट में डेवलपमेंट कर रहे हैं, और साथ ही ऑयल भी इनसे ले रहे हैं। फिर प्रमोटिंग रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना भी अपना एक ऑब्जेक्टिव है नेशनल फॉरेन पॉलिसी का। सो नेबरहुड फर्स्ट और एक्सटेंडेड नेबरहुड के लिए हमने I2U2 ये सब चीज़ें। फिर चैम्पियनिंग ग्लोबल साउथ एंड रूल बेस्ड ऑर्डर, इसके लिए हमने वैक्सीन मैत्री जैसे इनिशिएटिव लिए हैं, ग्लोबल गुड के लिए वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। फिर डायस्पोरा एंगेजमेंट और इमेज प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना इग्नोर कर देते हैं लोग, लिखते नहीं हैं, मतलब भूल जाते हैं। तो आप इमेज प्रोजेक्शन को जरूर लिखो कि भाई जो हम हैं एक्चुअल में वो हमें दिखाना भी पड़ेगा, लोग खुद आके ऑब्जर्व नहीं करेंगे। हमें जैसे प्रोजेक्टर के ऊपर एक छोटे से स्क्रीन से बहुत बड़ी स्क्रीन पे चलती है ना चीज़ें दिखाने के लिए, तो वैसे ही पावर प्रोजेक्शन हमें करना है और साथ ही इमेज प्रोजेक्शन भी हमें करना है, तो लोगों को, ताकि हमें हमारी जिम्मेदारी है कि लोग हमें नोटिस करें। जैसे कि मेडिसिन स्क्वायर गार्डन इवेंट और ऑपरेशन राहत। मेडिसिन स्क्वायर एग्जांपल है डायस्पोरा एंगेजमेंट का, और ऑपरेशन राहत इज एग्जांपल ऑफ वी कैन से दैट डायस्पोरा एंगेजमेंट का भी है और इमेज प्रोजेक्शन का भी है। क्योंकि ऑपरेशन राहत जैसे अगर कोई भी ऑपरेशन चलाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के लोगों को नहीं लेके आते, हम सेफ नहीं करते, दूसरी जो कंट्री है नेपाल पाकिस्तानियों को भी कई बार ले आते हैं हम, तो वो इमेज प्रोजेक्शन का एक कह सकते हैं एस्पेक्ट है। फिर एजर्टिव नेशनलिज्म भी एक इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, जिसके तहत हमने आर्टिकल 370 का रिवोकेशन किया था। चैलेंजेस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी टुडे फेसेस ए evolving set of challenges which is shaped by both historical legacy and contemporary global dynamics। तो मेनली क्या क्या चैलेंजेस है एक बार वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज मल्टीपोलर एंड फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर तो है बट फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर, दिस इज फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ बिकम अ चैलेंज फॉर अस। द ग्लोबल ऑर्डर इज नो लॉन्गर यूनिपोलर होता तो हम वही एक कंट्री के अम्ब्रेला में आ जाते, और अगर स्ट्रिक्टली बाईपोलर होता तो भी उसके लिए भी हमने NAM का सपोर्ट ले लिया था। एंड द रिलेटिव डिक्लाइन ऑफ US डोमिनेंस, बट अभी क्या है, ना तो स्ट्रिक्टली बाईपोलर है ना ही यूनिपोलर है, इसलिए इंडिया को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रिलेटिव डिक्लाइन ऑफ US डोमिनेंस, द राइज ऑफ चाइना एंड एमरजेंस ऑफ मल्टीपल ऑटोनोमस प्लेयर्स, दिस हैव क्रिएटेड ए मोर फ्रेगमेंटेड एंड कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। देन वी हैव टू मैनेज रिलेशंस विद चाइना, ये भी इंडिया के लिए एक चैलेंज है, टू मैनेज रिलेशंस विद चाइना। द रिलेशनशिप विद चाइना इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैलेंज फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। 2020 का जो गलवान क्लैश था, इट शैटर्ड डिकेड्स ऑफ रिलेटिव पीस
रिलेटिव पीस था जो हमारे बीच बॉर्डर पे, उसको शैटर कर दिया गलवान क्लैश ने, एंड रेजिंग क्वेश्चन अबाउट इस्टेब्लिश्ड एग्रीमेंट्स एंड ट्रस्ट। फिर परसिस्टेंट पाकिस्तान चैलेंज, अभी रिसेंट में भी अपने को देखने को मिला। पाकिस्तान रिमेन्स ए सोर्स ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न, पाकिस्तान इज ए सोर्स ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया पर्टिकुलरली ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड रिफ्यूजल टू नॉर्मलाइज रिलेशंस। रिसेंट एग्जाम्पल में लिख सकते हैं दैट रिसेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान इन पहलगाम अटैक एंड इंडियाज रिटेलिएशन and navigating great power competition. The intensified US-China rivalry presents both opportunities and risk for India, while strategic convergence with the US and its allies through Quad offers leverage. इंडिया को leverage ऑफर करती हैं यूएसए के साथ स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, बट इंडिया मस्ट ऑल्सो मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड अवॉइड बीइंग ड्रॉन इनटू ब्लॉक पॉलिटिक्स। तो ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रही है ना अभी यूएसए और इसमें, बट ठीक है, बहुत ज़्यादातर कंट्रीज तो यूएसए की सपोर्ट में ही है। चाइना की ओपन सपोर्ट करने वाला एक कंट्री वह है बस, और नॉर्थ कोरिया। रीजनल इंस्टेबिलिटी, एंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन द इमीडिएट नेबरहुड इज़ वाइटल। इंडिया में रीजनल इंस्टेबिलिटी है, आई मीन इंडिया के आसपास के रीजन में इंस्टेबिलिटी है, वो भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंज बनाता है। अब जैसे म्यांमार है, म्यांमार में मिलिट्री जनता है, साथ ही अगर बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश में भी अभी रिसेंटली रिजीम चेंज हुआ है, तो इंडिया के लिए मुश्किल हो जाती हैं ऐसी चीज़ों के साथ डील करना। कंक्लूजन में अगर देखो क्वेश्चन आए रिगार्डिंग कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस, तो चैलेंजेस क्या है वो सब चीज़ हमने देख लिया है। वे फॉरवर्ड आप उन्हीं से बना लोगे। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। दैट कंक्लूजन वी कैन राइट दैट द चैलेंजेस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी आर मल्टी डायमेंशनल and ranging from managing complex relations with China and Pakistan, navigating a multipolar and competitive world order, and ensuring regional stability. India's approach have evolved to become more pragmatic, assertive, strategically autonomous, and as seen in the responses to recent crises and its efforts to build a global footprint. तो global footprint है, image projection है, तो ये इस टाइप के कीवर्ड्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के डिटरमिनेंट्स क्या हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को। सबसे पहले तो हिस्टोरिकल लेगेसी एंड नेशनल आइडेंटिटी। अब इंडिया को डर था जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए, तो इंडिया को डर था कि जैसे पहले बाहर से कोई कंट्री आके उसकी इन्फ्लुएंस बढ़ती गई और हम कॉलोनी बन गए, तो वैसा रिपीट नहीं होना चाहिए। साथ ही पार्टीशन और और है द सब्सिक्वेंट ड्राइव फॉर नेशनल यूनिटी, और नेशनल यूनिटी के लिए जो हमें ड्राइव चलानी पड़ी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूनिफाई किया कंट्रीज़ को, इन सब चीज़ों ने भी इन्फ्लुएंस किया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को। And the early commitment to non-alignment, for example, was rooted in desire to preserve sovereignty and to avoid external entanglements after independence. फिर है जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, जो है वो भी डिटरमाइन करता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को। जैसे कि इंडिया की जो जोग्राफिकल लोकेशन है, इसमें हम चाइना, पाकिस्तान, ये हमारे हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। दिस हैज़ मेड सिक्योरिटी ए सेंट्रल डिटर्मिनेंट। फिर इंसिडेंट्स हुए पास्ट में, जैसे 1962 वॉर, 1965 वॉर, 71 वॉर। दिस हैव लेड टू ए प्रैग्मेटिक अप्रोच फोकस्ड ऑन सेफगार्डिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्रॉस बॉर्डर थ्रेट। इकोनॉमिक इम्पेरेटिव्स ये भी डिटरमाइन करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे रहेगी। इससे एग्जांपल के तौर पर जैसे आरसीईपी को ज्वाइन करने से हमने मना कर दिया था, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है या फिर डिटर्मिनेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, कि आरसीईपी को हमने रिफ्यूज़ कर दिया ज्वाइन करने से। क्यों कर दिया? क्योंकि हमें ये लग रहा था कि हमारे जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट हैं, डोमेस्टिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, वो हैम्पर हो जाएंगे। इसलिए हमने ट्राई किया कि हम इससे अभी साइन नहीं करते हैं, बाद में देख लेंगे। और फिर मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स भी हमने लिए हैं, जिससे कि हम ये करते हैं कि इंडिया में बना हुआ चीज़ें आप मतलब एक्सपोर्ट करें। तो इकोनॉमिक इम्पेरेटिव्स भी डिसाइड करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या रहेगी। फिर है डोमेस्टिक सोशल स्ट्रक्चर। द डोमेस्टिक सोशल स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल रिलेशंस बोथ इन टर्म्स ऑफ कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट। अब एग्जांपल्स के तौर पर देखें तो नेपाल का मधेसी वाला इशू और तमिल जो इशू था श्रीलंका, उसकी वजह से आई मीन जो LTTE वाला इशू था श्रीलंका में, उसकी वजह से हमें आई एम सॉरी, तेज़ बोलने के चक्कर में कुछ मिस हो गया। देखो जो LTTE था ना, LTTE और साथ में जो हमारे यहाँ पे तमिल्स थे, ठीक है,
क्योंकि ये एलटीटी वही थे जो कि ये जो हमारे तमिल्स हैं इनके कह सकते हैं डिसेंडेंट्स हैं, मतलब डिसेंडेंट्स हैं तमिलनाडु में। तो एक तरीके से जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट थी और वहाँ के लोग थे वो डिमांड कर रहे थे कि भाई श्रीलंका जो एलटीटी के ऊपर एट्रोसिटीज़ वगैरह कर रहा है, उन्हें उन्हें ऑटोनोमस राइट्स वगैरह नहीं दे रहा, तो वो चीज़ गलत है। तो उसकी वजह से काफ़ी हमारे रिलेशन टेंस हो गए थे श्रीलंका के साथ। फिर लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक कल्चर, ये भी एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है। द विजन एंड डिसीजननेस ऑफ नेशनल लीडरशिप प्ले अ क्रिटिकल रोल। डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गई है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है, ये एस जयशंकर जी कहते हैं अपनी इन हिज बुक्स। And now it is marked by bold decisions such as the abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir and rapid deployment of troops during 2020 border standoff with China, and the establishment and strengthening of groupings like Quad and India's active role in G20. It reflects a willingness to shape global and regional agenda. नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है कि ग्लोबल और रीजनल पावर शिफ्ट। ग्लोबल पावर शिफ्ट जैसे होती है, जैसे कि यूनिपोलर वर्ल्ड, एक तरीके से 1991 में बाईपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड रहा था थोड़े बहुत टाइम तक, उसके बाद फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड फिर से एमर्ज होने लग गया। सो द ट्रांजिशन फ्रॉम बाईपोलर टू मल्टीपोलर वर्ल्ड हैज़ क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। इंडियाज पॉलिसी ऑफ एंगेजिंग विद मल्टीपल पावर्स like balancing ties with USA, Russia, China while cultivating relationship with Japan and EU and the Gulf states demonstrate flexibility in evolving global order. India's outreach to Africa and the Pacific and Latin America and its leadership in South-South cooperation are responses to the dispersal of global power. फिर टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी भी एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी एंड नीड फॉर डिजिटल इंटीग्रेशन ये हैव बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट। इंडियाज फोकस ऑन डिजिटल डिप्लोमेसी, साइबर सिक्योरिटी एंड पार्टनरशिप एंड ग्लोबल टेक सप्लाई चेन्स आर नाउ इंटीग्रल टू इट्स फॉरेन पॉलिसी। कंक्लूजन में वी कैन राइट दैट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज शेप्ड बाय डायनेमिक मैट्रिक्स of historical experience, security imperatives, economic goals, domestic policies, leadership vision, and global power shifts, technological change, and the influence of the diaspora. Its evolution is marked by pragmatism and adaptability, as seen is in India's responses to crisis and its pursuit to strategic autonomy in a rapidly changing world. अब देखते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं और वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि अगर इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए तो वी कैन इंट्रोड्यूस इन दिस वे। वी कैन राइट दैट फॉरेन पॉलिसी इज शेप्ड बाय, गिव मी अ मोमेंट प्लीज, फॉरेन पॉलिसी इज shaped and executed through a network of institutions, each playing distinct role in formulating, debating and implementing and influencing nationals external relations. तो जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम क्या करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन या तो फॉर्मुलेट करेगा फॉरेन पॉलिसी को, या वो फॉरेन पॉलिसी जो है उसे डिबेट करेगा, बताएगा कि भाई, बताएगा इन द सेंस कि वो जज करेगा कि कैसी है, फिर इम्प्लीमेंट करने का काम भी करेगा, फिर इन्फ्लुएंस करने का काम भी करेगा। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस इसीलिए हैं, कोई सिंगल इंस्टीट्यूशन इसीलिए नहीं है क्योंकि सभी इंस्टीट्यूशन अलग अलग टाइप का काम करते हैं। सो इन इंडियाज़ कंटेक्स्ट द फॉलोइंग आर द मेजर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। सबसे पहले तो है पार्लियामेंट। Parliament holds legislative and oversight powers over foreign policy. फॉरेन पॉलिसी को लेकर लेजिस्लेटिव और ओवरसाइट पावर है हमारी पार्लियामेंट के पास। इट डिबेट्स, इट क्वेश्चंस एंड कैन इन्फ्लुएंस और स्क्रूटनाइज गवर्नमेंट्स डिसीजन ऑन मेजर फॉरेन पॉलिसी इश्यूज सच एज इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, डिफेंस डील्स एंड रिस्पॉन्सेज टू इंटरनेशनल क्राइसिस। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। द MEA इज़ द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बॉडी। मैंने कहा था कि कोई फॉर्मुलेशन का काम करेगी, कोई इम्प्लीमेंटिंग का काम करेगी। तो MEA प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग, प्लानिंग एंड मैनेजिंग इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। इट एक्ट्स एज ए सेक्रेटेरिएट फॉर फॉरेन पॉलिसी, कोऑर्डिनेट्स विद अदर मिनिस्ट्रीज एंड इम्प्लीमेंट्स डिसीजन टेकन बाय कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर्स। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोवाइड्स एक्सपर्टीज on defense and security matters, contributing to strategic dimensions foreign policy. It is involved in decisions relating to military cooperation, defense agreement and security partnership. तो जो जैसे किसी भी कंट्री के साथ मानो अपने को मिलिट्री एक्सरसाइज करनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही तो उसे ऑर्गेनाइज करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही तो सारे डील करेगी उस चीज़ से रिलेटेड, कब कहाँ पर ऑर्गेनाइज करनी है। तो वो भी एक तरीके से पीपल टू पीपल कनेक्ट ही हो रहा है,
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, इसका एग्जांपल देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो ये तो एक्शंस लेती रहती है लगातार। अच्छा, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट बेरुबरी यूनियन केस जो था, जैसे बेरुबरी यूनियन केस था, उसमें फिर हमने लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया और फिर लैंड ट्रांसफ़र करी बांग्लादेश को। तो उसमें जो अमेंडमेंट वगैरह हमने किया था, तो उसमें पार्लियामेंट का रोल था। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज सेंट्रल टू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का काम करता है। ट्रेड नेगोशिएशंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, अगर किसी भी कंट्री के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कंट्री या रीजन के साथ एफटीए साइन करते हैं, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सामने आती है। वो डिसाइड करती है कि कैसे हमें डील करना है। फिर है कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट एंड कैबिनेट कमिटीज़। कैबिनेट खुद और उसकी कमिटीज़ भी। द कैबिनेट, स्पेशली द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, इज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द मेजर पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। इट सेट्स प्रायोरिटीज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इट इज़ चेयर्ड बाय पीएम। द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इट इंक्लूड्स की मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स एंड ऑपरेट्स थ्रू स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इंटेलिजेंस। फिर पीएमओ है, पीएमओ ऑल्सो प्ले वाइटल रोल ऑफरिंग often acting as chief architect of foreign policy, especially in situations, this is important, in situations जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट इंटरेस्ट लेते हैं या फिर जहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर का रोल ज़्यादा नहीं होता। थिंक टैंक देखते हैं। थिंक टैंक है जैसे IDSA है एंड ICWA है, ORF है। दे प्रोवाइड एनालिसिस, पॉलिसी रिकमेंडेशन एंड इंटेलेक्चुअल इनपुट टू फॉरेन पॉलिसी। वो तो जो डिबेटिंग वाला पार्ट है, डिबेटिंग करने का काम करते हैं थिंक टैंक्स। फिर आता है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप इन्वॉल्व्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एसोसिएशन जैसे कि नास्कॉम एंड एडवोकेसी ग्रुप्स लॉबी फॉर स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड कैन इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी थ्रू पब्लिक कैंपेन एंड डायरेक्ट एंगेजमेंट विद पॉलिसी मेकर्स। तो ये जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले बिजनेस के जो लोग थे, मतलब बिजनेसमैन जो थे, वो ऐसे कंट्री को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग, जैसे ओपनिंग ऑफ बॉर्डर्स फॉर फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, उनसे रिगार्डिंग ये डील करते, मतलब बातचीत करते रहते हैं कि भाई आप ओपन अप मत करो। जो RCEP था ना, RCEP में इन्होंने प्रेशर ग्रुप्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। RCEP, इंडिया वॉज वेरी क्लोज टू साइनिंग दैट RCEP, बट सिर्फ और सिर्फ जो उस टाइम पे एक तो फार्म प्रोटेस्ट चल रहा था, तो गवर्नमेंट को लगा कि पहले ही मतलब इतना कुछ चल रहा है। और RCEP में ये भी था एक कि वहाँ से जो डेयरी डेयरी इनपुट्स हमें मिलेंगे या डेयरी इंपोर्ट्स जो हमारे आएंगे, उससे हमारे फार्मर्स इम्पैक्ट होंगे। और जब बाकी पैक्ड जो आइटम आएगा, बाकी जो चीज़ें आएंगी, उसकी वजह से बिजनेस एसोसिएशंस को नुकसान होगा। तो इन प्रेशर ग्रुप्स ने इन्फ्लुएंस किया था हमारा जो डिसीजन रिगार्डिंग नॉन साइनिंग ऑफ RCEP, दैट इज़ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मीडिया हमें बताती है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट को उड़ा दिया। तो इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को ये शेप करती है। जस्ट जोकिंग, अभी कंटिन्यू करते हैं। दैट द मीडिया शेप्स पब्लिक ओपिनियन, सेट्स एजेंडाज एंड कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन पॉलिसी मेकर्स बाय हाईलाइटिंग इशू को हाईलाइट करती है। जैसे अभी ईरान का चल रहा है, तो ईरान में हमारे जो लोग हैं, लोगों की क्या सिचुएशन है वहाँ पर, जिन्हें इंडिया अभी तो वापस ले आया है मोस्टली को, तो उन्हें हाईलाइट करने का, वो लोग मीडिया उनके पास जाती है, भाई क्या क्या आप प्रॉब्लम है, आप मतलब इंडिया को बताती है कि भाई आप आके अभी इन्हें ले जाइए, इस टाइप की चीज़ें। एंड क्राइसिस और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स दैट डिमांड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, तो ये सारी चीज़ों को हाईलाइट करने का काम करती है। फिर डायस्पोरा है। डायस्पोरा, द इंडियन डायस्पोरा कंप्राइजिंग NRI और PI दोनों होते हैं। दे एक्ट एज ए ब्रिज फॉर इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट विद अदर कंट्रीज। देयर लॉबिंग एंड इन्फ्लुएंस इन होस्ट कंट्रीज कैन इम्पैक्ट बायलैटरल रिलेशंस। जैसे कि इन्होंने 123 एग्रीमेंट जो साइन किया था हमने, यानी कि सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद 2005 वाला विद USA, उसमें इनने बहुत डायस्पोरा ने बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था। फिर पैरा डिप्लोमेसी है एक। पैरा डिप्लोमेसी मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स डायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशंस में एंगेज करते हैं। अगर मान, जैसे कि मोहम्मद बिन सलमान 2019 या 20 में, 19 में ही आए होंगे, 20 में तो कोरोना आया था, तो 2019 में MBS ने विजिट किया था केरला को। तो वहाँ के जो CM थे, वहाँ के CM के साथ उन्होंने डील करी। वहाँ के जो लोग थे, बिजनेसमैन ने भी बात करी थी मोहम्मद बिन सलमान के साथ। तो बहुत बड़ी चीज़ आती है कि एक CM से मिल रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान।
तो फिर मोहम्मद बिन सलमान से इन्होंने एक ये भी रिक्वेस्ट करी थी कि जो प्रिजनर्स हैं जिन्होंने अगर कुछ क्राइम किया है सऊदी में, तो उन्हें आप इंडिया में भेज दीजिए, पनिशमेंट हम उन्हें दे देंगे, डिपोर्ट आप उन्हें कर दीजिए, वहाँ पर उन्हें कोड़े मत मारिए. So, paradiplomacy is also a significant aspect. So, increasingly, state governments in India engage in international relations, especially on issues of trade, investment, and cultural exchange, adding a sub-national dimension to foreign policy making. अब देख लेते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में हमारी क्या कंटिन्यूटी है और क्या चेंजेस हैं. ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं इसके ऊपर. सो अगर क्वेश्चन आए तो इंट्रोड्यूस आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं लिख के, द इंडिया फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय डायनामिक इंटरप्ले ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज. इट इज़ शेप्ड बाय इवॉल्विंग डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ एंड रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट. तो पहले देखते हैं कंटिन्यूटी क्या रही है. सो सेवरल कोर प्रिंसिपल्स दे हैव रिमेन्ड कंसिस्टेंट इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. सबसे पहले है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पहले भी थी अपने पास और अब भी है और आगे भी रहेगी. फ्रॉम द एरा ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन कोल्ड वॉर टू प्रेजेंट डे मल्टी अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट, दिस हैज़ कंसिस्टेंटली sought टू प्रिजर्व इट्स फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड अवॉइड एंटेंगलमेंट इन रिजिड अलाइंसेस. ये देखो कीवर्ड है, अवॉइड एंटेंगलमेंट इन रिजिड अलाइंसेस और अवॉइड एंटेंगलमेंट इन bloc politics. The pursuit of autonomy has been a constant even as its expression has evolved from resisting Cold War blocs to engaging in multiple power centers today. फिर है नेशनल डेवलपमेंट एज ए प्रायोरिटी. नेशनल डेवलपमेंट पहले भी प्रायोरिटी था, अब भी प्रायोरिटी है. इसको रीड आउट कर लेना एक बार आप. एम्फेसिस ऑन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. पहले भी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में हम भरोसा रखते थे, आज भी रखते हैं. ये सारी चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जैसे कि पंचशील के जो प्रिंसिपल्स हैं. एंड ए प्रेफरेंस फॉर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन. डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए हम प्रेफरेंस देते हैं हमेशा ही, अगर वो कंट्री पाकिस्तान नहीं है तो. अदरवाइज पाकिस्तान के लिए तो अपने पास एक अच्छा सॉल्यूशन है, मिलिट्री सॉल्यूशन. And leadership of global south. India has consistently positioned itself as a voice for newly independent and developing nations, advocating for a more equitable world order and championing causes like decolonization, disarmament and climate change. अब धीरे धीरे चेंजेस आए. ये फेजेस 6 फेजेस हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं उनके, और ये एस जयशंकर की बुक से लिया है मैंने, उन्हें उसे समराइज़ किया है. तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहला फेज़ था ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट फेज़. इसके मेन फीचर्स थे लीडरशिप ऑफ नाम एंड बैलेंसिंग यूएसयूएसआर एंड फोकस ऑन सोवरेनिटी. एग्जाम्पल्स इसके रहे हैं, बांडुंग कॉन्फ्रेंस हमने कही है, सूज क्राइसिस जो थी, सूज कैनाल क्राइसिस, उसमें मीडिएशन का हमने कोशिश करी. कोरिया वियतनाम क्राइसिस में हमने जिस हिसाब से जो भी स्टेप्स लिए वो ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं. फिर है रियलिज्म एंड रिकवरी. रियलिज्म, हम रियलिटी से सामना हुआ 1962 में जब चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया. आई एम सॉरी, हाँ यस, जब चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तब. एंड द प्रैग्मेटिक सिक्योरिटी चॉइस पोस्ट 1962 डिफीट, लिमिटेड यूएस डिफेंस कोऑपरेशन एंड कॉशियस डिप्लोमेसी. फिर इसमें मतलब इवेंट्स थे मेनली 1962 का वॉर, ताशकंद एग्रीमेंट और 65 का वॉर. फिर रीजनल एजर्शन का रोल आया 1971 से 1991, क्योंकि 1971 में हमने क्या किया, हमने बांग्लादेश को लिबरेट करवा दिया, जिससे कि बाकी जो आसपास की कंट्री है थोड़ा डर के रहने लगी कि हाँ भाई इंडिया मतलब सिर्फ गांधी का देश नहीं है, आई मीन मोहनदास गांधी का देश नहीं है, इंदिरा गांधी का भी देश है ये. एंड एजर्टिव रीजनल रोल, इंडो सोवियत ट्रीटी हमने साइन करी, इंटरवेंशन किया नेबरहुड में दबा के हमने. 1971 बांग्लादेश वॉर, सियाचिन 1984 में, और इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज हमने भेजी. तो वो क्या दिखाता है कि इंटरवीन किया नेबरहुड में, IPKF. एंड देन इकोनॉमिक रीओरिएंटेशन हुआ 1991 USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद. फिर बैलेंसिंग पावर 1998 से 2014 तक हमने पावर को बैलेंस करने का काम किया. बाय न्यूक्लियर डिक्लेरेशन हमने किया, मल्टी फैक्टर एंगेजमेंट हमने की और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी. एग्जांपल हैं ये सारी चीज़ें. ब्रिक्स वगैरह बनाया, जैसे ब्रिक्स एक तरीके से हाँ ब्रिक्स 2005 में ही हमने बनाया था, 5 में या 9 में बना था, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डेट, बट ब्रिक्स बनाया था. ये सब एग्जांपल है उस चीज़ के, पावर को बैलेंस करने के. फिर कॉन्फिडेंट ग्लोबल एंगेजमेंट, ये 2014 से लेके आज तक मोदी एरा, वी आर लिविंग इन मोदी एरा. तो मोदी एरा में हम
हमारी फॉरेन पॉलिसी को डॉक्टर एस जयशंकर बताते हैं कि नाउ और फॉरेन पॉलिसी इज कॉन्फिडेंट ग्लोबल एंगेजमेंट, एजर्टिव डिप्लोमेसी चल रही है अपनी, मल्टी अलाइनमेंट है, प्रोएक्टिव रीजनल एंड ग्लोबल रोल हम प्ले कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करी हैं और मतलब ऑपरेशन सिंदूर लिख देना इसमें, साथ ही वैक्सीन मैत्री ऑपरेशन कोड का रिवाइवल हमने कराया और G20 में प्रेसिडेंसी अपनी। अब चेंजेस क्या क्या आए हैं? चेंजेस आए हैं नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट, सबसे बड़ा चेंज तो ये रहा है। फिर है ग्रेटर एजर्टिवनेस, इंडिया हैज़ मूव्ड फ्रॉम ट्रेडिशनली कॉशियस अप्रोच टू ए मोर एजर्टिव स्टांस एज डेमोस्ट्रेटेड बाय क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री एक्शंस, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह, एंड बोल्ड डिप्लोमेटिक मूव्स, जैसे कि आर्टिकल 370, भाई हमारा इंटरनल मैटर है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, इवन बट हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए वहाँ की लोकल लीडरशिप को भी। एंड एक्टिव शेपिंग ऑफ ग्लोबल डिबेट्स, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी, पोस्ट 1991 पीरियड सो इज शिफ्ट टुवर्ड्स लेवरेजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एज सेंट्रल प्लैंक ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये एक चेंज आया कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर हमने इफेक्ट किया है, के ऊपर थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया है। फिर नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्सटेंडेड आउटरीच, रिसेंट ईयर्स हैव सीन अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टमेंट इन साउथ एशिया कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट। रैपिड क्राइसिस रिस्पॉन्स, क्राइसिस कोई भी आता है तो हम जल्द से पहले रिस्पॉन्स करते हैं। नेपाल अर्थक्वेक है, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस है, एंड ब्रॉडन फोकस ऑन अफ्रीका, गल्फ और इंडो पैसिफिक। फिर नेशनलिज्म और ग्लोबल एंगेजमेंट, ए मोर नेशनलिस्टिक आउटलुक नाउ शेप्स इंडियाज डिप्लोमेसी, ब्लेंडिंग डोमेस्टिक प्रायोरिटीज विद इंटरनेशनल एक्टिविज्म दैट इज एविडेंट इन ब्रांडिंग ऑफ न्यू इंडिया एंड विश्वमित्र। विश्वमित्र इज पार्टनर ऑफ द वर्ल्ड, तो विश्व गुरु का यूज़ कम करना, थोड़ा विश्वमित्र का ज़्यादा कर देना। फिर रियल लाइफ इवेंट्स देख लेते हैं कंटिन्यूटी और चेंज को जो दिखाते हैं। कंटिन्यूटी जैसे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ एंड एट UN एंड WTO दे रिमेन कंसिस्टेंट थीम। दूसरा चेंज ये आया है कि डिसिसिव ब्रेक फ्रॉम इंसुलैरिटी, 1991 से पहले इंसुलर रहते थे हम, इंसुलैरिटी थी, बट नाउ वी हैव ओपनड इंडिया टू ग्लोबल मार्केट्स एंड न्यू डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज़। फिर 1998 का जो न्यूक्लियर टेस्ट था, दे एजर्टेड इंडियाज़ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो पहले भी हमने ट्राई किया था और अब तक चल रहा है। और इसके अलावा बट जो 2005 का इंडिया US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, इट सिम्बलाइज्ड ए विलिंगनेस टू ब्रेक ओल्ड टेबू फॉर नेशनल इंटरेस्ट। तो आई थिंक मैंने रशिया का एग्जांपल आपको बता दिया था पहले भी, कि रशिया से 1971 में जो हमने USSR से जो एग्रीमेंट साइन किया था, तो उसके बाद हम थोड़ा सा हेजिटेट करते थे कि USA के पास हम जाएँ या फिर ना जाएँ। तो 2005 से फाइनली हम USA के पास चले गए। कंक्लूजन में वी कैन राइट दैट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज़ बेस्ट अंडरस्टूड एज एन इवॉल्विंग कंटिन्यूम, यानी कि कंटिन्यूसली चल रही है बट इवोल्व भी हो रही है साथ में। ये कीवर्ड है, ये अपने आंसर में ज़रूर लिख के आना और याद करना कि यहाँ पे बताया था किसी ने। सो एंकर्ड इन इंडियाज़ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स बट रिस्पॉन्सिव टू, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो इवॉल्विंग कंटिन्यूम है, लिख देता हूँ इवॉल्विंग कंटिन्यूम है, ठीक है। और इट इज़ एंकर्ड इन सर्टेन फाउंडेशन प्रिंसिपल्स, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, ये हैं फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, बट इट इज़ रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग ग्लोबल एंड डोमेस्टिक रियलिटीज़। इट्स जर्नी फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट, फ्रॉम रेटिसेंस टू assertiveness, from regional focus to global activism, demonstrates both remarkable continuity and significant change, the ability to adopt, take risk, and recalibrate strategies. This has been critical to India's rise as a consequential global actor. तो ये लिख कर हम अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।